नमस्कार बच्चों, आज हमको क्लास 11th विषय हिंदी काव्यखंड का 6वां चैप्टर चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती इसको सुनना है। ये त्रिलोचन जी द्वारा लिखित उनकी रचना है। ये जो कविता है ये लोक भावना से जुड़ी हुई है। सुंदर नामक ग्वाली की लड़की का इसमें वर्णन किया गया है। एक निरक्षर लड़की, बिना पढ़ी लिखी, जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में अक्षर का ज्ञान नहीं है, ठेठ अनपढ़ लड़की है, वो पशु चराती है। उस लड़की का वर्णन इस पाठ में कवि त्रिलोचन जी ने किया हुआ है। उसे काले अक्षरों में छिपे हुए जो स्वर निकलते हैं, कैसे अक्षरों से स्वर निकलते हैं, इस पर उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह लेखक के साथ शरारत करते हुए उसकी कभी कभी कलम चुरा लेती है, कभी कागज को गायब कर देती है। वह लेखक को दिन भर कागज गोदने पर शिकायत करती है कि तुम दिन भर कागज में क्या लिखते रहते हो, क्या गोदते रहते हो। लेखक उसको समझाता है, इस चैप्टर में आप सुनेंगे, लेखक उसको समझाता है कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले। चंपा जो निरक्षर लड़की है, ग्वाले की लड़की है, वो भी पढ़ाई लिखाई सीख ले। क्योंकि गांधी बाबा जो हमारे थे, गांधी जी, उनकी भी इच्छा थी कि सभी लोग साक्षर हो जाएं। परंतु चंपा काले ये पढ़ने लिखने के लिए मना करती थी कि हमें नहीं पढ़ना लिखना है। लेखक उसे समझाता है कई तरह से, कई उदाहरण देते हुए कि उसकी शादी होगी कभी ना कभी, और उसका जो पति होगा, बालम होगा, वो कलकत्ता को चला जाएगा। तब उसको बताओ अगर पढ़नी लिख नहीं पाएगी तो कैसे पत्र लिखेगी वो। इस पर चंपा कहती है आग लगे कलकत्ता को, ऐसे कलकत्ता को आग लग जाए। लेकिन वो अपने बालम को, अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने देगी, उसे अपने पास ही रखेगी। तो ऐसा कुछ सारांश इस पाठ में एक निरक्षर लड़की जो ग्वाली की लड़की है, और कवि त्रिलोचन जी जब लिखाई पढ़ाई करते हैं, कोई कविता की रचना करते हैं, कुछ कविता पढ़ के बाँचते हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले जो किताबों में चिन्ह बने रहते हैं, इनसे ये स्वर कैसे निकलते हैं, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस पाठ में त्रिलोचन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती। जो चंपा नाम की लड़की है, ग्वाली की लड़की, वो काले अक्षर जो किताबों पर, कापियों पर काले काले अक्षर लिखे होते हैं किताबों पर, उनको वो चीन्हती ही नहीं है, उनको जानती नहीं है, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहते हैं जब मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या कोई कविता लिखने के लिए या कविता बाँचने के लिए जब मैं बैठ जाता हूँ तो वो आ जाती है मेरे पास में। वो क्या करती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्या बाँच रहा हूँ, मेरे स्वर से कैसी ध्वनियाँ निकल रही हैं इन अक्षरों के माध्यम से, वो चुपचाप खड़ी होकर के सुनती है, मुझे बाँचते हुए देखती रहती है, सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। जब मैं बाँचता हूँ उन अक्षरों को, उन किताबों को पढ़ता हूँ मैं, तो उसको खड़ी खड़ी वो चुपचाप सुनती रहती है। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन काले काले जो किताबों में ये चिन्ह बने हैं ना, इनसे ये स्वर कैसे निकलते हैं जो ये बाबा बाँच रहे हैं। त्रिलोचन जी यानी कि कवि जो बाँच रहे हैं, इनसे ये इन किताबों में जो काले काले ये चिन्ह बने हुए हैं ना, अक्षरों को वो चिन्ह कहती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं। तो वो सोचती है बड़े आश्चर्य के साथ कि इन चिन्हों से ये स्वर कैसे निकल आते हैं, उसकी समझ में नहीं आता है। फिर से सुन लीजिए, चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकला करते हैं। यानी कि जो चंपा है वो ग्वाल बाला है, यानी कि ग्वाले की लड़की है चंपा, और वो अक्षरों के महत्व को नहीं जानती, अक्षरों के महत्व को नहीं जानती, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, अक्षरों की पहचान उसको नहीं है। उसके लिए ये जो काले अक्षर हैं किताबों पर लिखे हुए, ये काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं। उसको तो लगता है कि सिर्फ काले काले ये चिन्ह बने हैं, ये काले काले धब्बे हैं, इसके सिवाय ये कुछ नहीं है। जब लेखक कोई पुस्तक लेकर के बैठ जाता है, पढ़ने लगता है, किताब लेकर के, पुस्तक लेकर के, तो चंपा चुपचाप आकर के उसके पास खड़ी हो जाती है, लेखक के पास। वो क्या करती है, वह उसके पास खड़ी होकर के सुनने लगती है कवि क्या बोल रहा है, कैसे बाँच रहा है, लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है। बड़े आश्चर्य के साथ खड़ी होकर के वो सुनने लगती है। उसे इस बात से बड़ी हैरानी होती है कवि को पढ़ते हुए देख करके कि इन काले काले अक्षरों से जो ये चिन्ह बने हैं, किताब में जो काले काले धब्बे बने हैं, इनसे ये इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है ये सब जान करके, सुन समझ करके। वह अक्षरों का महत्व समझ नहीं पाती है, अक्षरों के महत्व को नहीं समझती है। अब आगे कवि लिखते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है,
गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर नाम का एक ग्वाला है, उसकी लड़की है ये चंपा। जो चंपा जिसका वर्णन कवि ने किया है, ये सुंदर नाम का एक ग्वाला है, उसकी बेटी है, ये उसकी लड़की है ये चंपा। और क्या करती है? सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। वो ग्वाला है तो जानते हैं कि ग्वालों के पास गाय भैंसें रहती हैं, उसके पास जानवर है, गाय भैंस इत्यादि उसके पास है, उनका पालन पोषण करता है वो सुंदर। और चंपा का कार्य क्या है? चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। उन चौपायों को, उन जानवरों को लेकर के वो चरवाने के लिए जाती है, चराने के लिए। जानवरों को खेत में ले जाकर के उनको चराने के लिए ले जाती है। चौपाई माने जानवर जिसके 4 पैर हों। चंपा अच्छी है, लेखक कहते हैं कि चंपा अच्छी लड़की है। चंचल है, थोड़ी चंचल है, शरारती है, नटखट है, थोड़ी शैतानी भी कर देती है, शैतानी कर दी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वो ऊधम भी कर देती है। क्या कैसा ऊधम करती है? कभी लिखते हैं कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जब मैं लिखने पढ़ने को बैठता हूं तो कभी मेरी कलम चुरा करके कहीं अलग कर देती है, कलम को चुरा करके कहीं ले जाती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब। जैसे तैसे जो कलम को चुरा करके वो रख देती है, जैसे तैसे मैं ढूंढ करके उस कलम को प्राप्त करता हूं, तो जब लौट करके अपनी किताब के पास आता हूं तब तक क्या देखता हूं कि उस चंपा ने मेरा कागज जिस पर मुझे लिखना था वो ही गायब कर दिया। परेशान फिर हो जाता हूं, फिर मैं उस चंपा से परेशान हो जाता हूं। इसकी इस शरारत से, इस नटखटपन से मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। फिर से सुन लीजिए। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। और जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। यानी इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो चंपा है वो सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। सुंदर पेशे से क्या है? ग्वाला है, गाय भैंस चराने वाला। उसके पास गाय भी है, भैंस भी रखता है वो। चंपा क्या करती है? चंपा उन गाय भैंसों को चराने के लिए, चराने का काम करती है। चंपा उन गाय भैंसों को चराने का काम करती है। वह स्वभाव से अच्छी है, चंचल है और शरारती भी है। कभी कभी वह बहुत अधिक शरारत कर देती है। कभी कहते हैं कौन सी शरारत? कभी कभी तो वह लेखक की कलम को चुरा करके ही छिपा देती है। तब लेखक बहुत परेशान हो जाता है। जैसे तैसे लेखक उस कलम को ढूंढ कर लाता है तो उसे पता चलता है कि जिस कागज पर उसको लिखना था वो कागज ही उसने गायब कर दिया। चंपा उन कागजों को छिपा करके रख देती है, छिपा लेती है। इस प्रकार जो चंपा है अपनी नटखट शरारतों से लेखक को बहुत परेशान किया करती है। समझ में आया ना? अब इसके आगे की पंक्तियां जो लेखक लिख रहे हैं, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा प्रश्न करती है त्रिलोचन जी को लिखते देख कर कि लिखाई पढ़ाई करते रहते दिन भर। तो क्या कहती है? शिकायत है चंपा को कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, कि आप दिन भर कागज क्यों गोदते रहते हो, इन कागज पर क्या लिखते रहते हो, क्या ये पेन कलम चलाते रहते हो, क्यों गोदते रहते हो दिन भर? क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या ये काम लिखाई पढ़ाई करना बहुत अच्छा काम है? जब उसकी ऐसी बातें कवि सुनते हैं तो क्या लिखते हैं? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है, मैं हंसने लगता हूँ। और मेरी हंसी को देख करके चंपा क्या करती है? फिर चंपा चुप हो जाती है। वह चंपा चुप हो जाती है। मुझे हंसता हुआ देख करके चंपा क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। यानी कि कवि इन पंक्तियों में लिखते हैं कि चंपा लेखक को शिकायत भरे स्वर से कहती है, शिकायत भरे स्वर से चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या शिकायत भरे स्वर में कहती है? कि तुम दिन भर इन कागजों पर लिखा पढ़ी करते रहते हो, क्यों करते रहते हो? ठीक है कि नहीं? क्या लिखा पढ़ी करना बहुत अच्छा काम है? मैं ऐसा नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ लिखाई पढ़ाई करना अच्छा काम नहीं है। जब मैं उसकी ऐसी बातें सुनता हूँ तो यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर के लेखक हंस देता है, उसको हंसी आ जाती है। वह चंपा की अबोधता पर, कि उसको अनजान है, ये अज्ञान है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, उसकी अबोधता पर कवि हंस देते हैं और चंपा भी चुप हो जाती है, मानो उसकी बात अपने निशाने पर ठीक से बैठ गई है, इसलिए वो चुप हो जाती है। अब आगे कवि ने क्या लिखा? उस दिन चंपा आई, मैंने कहा
कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन चंपा मेरे पास आती है, कवि लिखते हैं कि एक दिन चंपा मेरे पास आई, तो मैंने चंपा को समझाया अपने पास बिठाल करके। क्या कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हे चंपा तुम भी पढ़ाई लिखाई करना सीख लो, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तुम भी सीख लो। क्यों? हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे गाढ़े काम सरेगा। इसका मतलब क्या है? जब कभी परेशानी होगी, कोई दिक्कत आएगी, कठिनाई के समय, जब मुसीबत का समय अगर कोई आएगा तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। ये है हारे गाढ़े, मुसीबत के समय, कठिनाई के समय काम आना, कि हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, इसलिए तुम पढ़ना लिखना सीख जाओ, क्योंकि मुसीबत के समय पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए हैं, उनकी भी इच्छा थी कि हमारे भारत का प्रत्येक व्यक्ति, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, कि हमारे भारत के सभी लोग लिखाई पढ़ाई सीख जाएं, कोई भी निरक्षर ना रहे, सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग साक्षर हो जाएं। फिर से सुन लीजिए ये 4 लाइनें। एक दिन चंपा लेखक के पास आई, लेखक ने उसे कहा कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले, वो भी पढ़ाई लिखाई सीख ले, यह उसे कठिनाई के समय बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। उसने गांधी बाबा का हवाला भी दिया, लेखक ने, कवि ने गांधी बाबा का हवाला भी चंपा के सामने दिया। क्या कहा कि गांधी बाबा को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, गांधी जी को भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। गांधी जी चाहते थे कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं। अब आगे क्या लिखते हैं कवि? चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जब कवि त्रिलोचन जी ने कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, तो चंपा क्या कहती है? चंपा ने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी, यानी कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करूंगी। और तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। अब चंपा स्वयं शिकायत कर रही है कवि से कि आपने तो पहले कहा था एक बार कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? अगर वो अच्छे थे तो बताओ भला वो पढ़ाई लिखाई की बात क्यों करेंगे? अब चंपा के जान में ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। और तुमने कहा था कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो वो बताओ कैसे अच्छे हैं जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी। फिर से सुन लीजिए, चंपा बहुत ही सरल स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे इंसान हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पढ़ने लिखने की बात? अगर करते हैं तो वे बताओ अच्छे कैसे हो गए, कैसे अच्छे हैं? क्योंकि अच्छे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। अब आगे आगे कवि लिखते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौने माने होता है ससुराल। मैंने चंपा से क्या कहा? हे चंपा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कर लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आगे चल के ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, तुम्हारी कुछ समय के बाद शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद, है ना, तुम थोड़ी और बड़ी होगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम गौने जाओगी, यानी कि तुम अपने ससुराल चली जाओगी। फिर ठीक है, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। कुछ दिन तो तुम अपने पति के साथ, जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी, उसके साथ तुम रहोगी, लेकिन पति अगर तुम्हारा सर्विस करेगा, कहीं कलकत्ता इत्यादि दूसरे शहरों पर चला गया, वो कमाई करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए वो कलकत्ता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वो कलकत्ता है ना, वो बड़ी दूर है, बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी? अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो कैसे चिट्ठी लिख करके उसको संदेशा भेजोगी अपने बालम को, अपने पति को? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और जब कभी वो पत्र तुम्हें लिख करके भेजेगा, तुम्हारे नाम पर वो चिट्ठी लिख के भेजेगा, तो उसकी लिखी हुई चिट्ठियां तुम कैसे पढ़ोगी अगर पढ़ना लिखना नहीं सीखोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए हे चंपा ये पढ़ाई लिखाई कर लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? फिर से सुनिए, यानी कि कवि इन पंक्तियों में क्या बताया कि लेखक चंपा को कहता है कि चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, जब तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल जाओगी, तुम अपनी ससुराल जाओगी, तब कुछ दिनों तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। तुम जानती हो कि कलकत्ता तुम्हारे गांव से बहुत दूर है वो कलकत्ता। तब तुम ही बताओ कि तुम अपने पति को संदेश कैसे दोगी अगर पढ़ना लिखना नहीं सीखोगी? कैसे उसको पत्र दोगी? उसके भेजे हुए पत्रों को तुम कैसे पढ़ पाओगी? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पढ़ लिख लो,
पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है। ये कवि ने पूरी तरीका से चंपा को समझाया। अब आगे लास्ट पंक्तियों में कवि क्या लिखते हैं, जब ऐसा कवि ने कहा तो चंपा क्या उत्तर देती है। चंपा बोलती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखो। हे बाबा आप तो बहुत झूठे हैं। चंपा क्या कहती है कि तुम बहुत झूठे हो, आप बहुत झूठ बोलते हो। हाय राम, राम का नाम लेते हुए वो कहती है, हे राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैंने तो सुना है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम पढ़ लिख करके भी तुम इतने झूठे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या कहती है और आगे, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा ने त्रिलोचन जी से कहा कि एक तो सत्य बात यह है कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी, ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और अगर कभी जबरदस्ती में अगर मेरा ब्याह हो भी गया, शादी भी हो गई, तो मैं कौन सा काम करूंगी। सुनिए क्या लिखते हैं, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। तो मैं अपने बालम को, अपने पति को, जिसके साथ मेरी शादी होगी उसको अपने साथ में ही रखूंगी। कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी। मैं उस कलकत्ता को जहां पर मेरा पति कमाने के लिए जाएगा, मैं अपने पति को कलकत्ता कभी नहीं भेजूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, ऐसा कलकत्ता जो पति को पत्नी से विमुख कर दे, अलग कर दे, दूर ले जाए, मैं तो ऐसी कामना करती हूं कि उस कलकत्ता पर वज्र ही गिर पड़े। फिर से सुन लीजिए, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखो। हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। यानी कि कवि यहाँ कहते हैं कि वो निरक्षर लड़की जो चंपा है, ग्वाली की लड़की, वो त्रिलोचन जी से क्या कहती है। चंपा लेखक की बातों को झूठा बताते हुए कहती है कि हाय राम तुम कितने झूठे हो, पढ़ लिख कर भी तुम मेरे साथ छल कपट की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम मुझे बहलाना फुसलाना चाहते हो, पढ़ाना लिखाना चाहते हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तुमने विवाह का नाम लिया है तो मैं विवाह करूंगी ही नहीं, चलो शादी ही नहीं करूंगी। यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने पास में रखूंगी, उसे कलकत्ता में कभी जाने ही नहीं दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, यानी कि उसके कहने का आशय कि कलकत्ता जो पति को दूर कर देगा, ऐसे कलकत्ता का सत्यानाश ही हो जाए। ठीक है ना, तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कोई इसके प्रश्न पूछ दे अगर आपसे कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, तो आप वो लोग बता सकते हैं कि चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता उसके परिवार को तोड़ने वाला है, चंपा की जान में कि कलकत्ता परिवार को तोड़ देता है, तोड़ने वाला है, उसे उसके पति से अलग करने वाला है कलकत्ता। वह ऐसे कलकत्ता या महानगर को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वो कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, वज्र गिर पड़े। अच्छा, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्यों कहा होगा, आपका क्या विचार कहता है, तो आप अपने विचार से सोच के लिख सकते हैं। वैसे मेरा मन जो कहता है मैं सुनाता हूं आपको। मेरे विचार से चंपा के मन में यह बात बैठी हुई है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे मनुष्य नहीं होते हैं। उसके मन में यह बात बैठी है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वे चालाक हो जाते हैं, घमंडी और कपटी हो जाते हैं। प्रायः वे अनपढ़ों को गंवार समझ करके छोड़ देते हैं पढ़े लिखे लोग। इस कारण उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह पढ़ लिख कर कपटी कभी ना बनेगी, कभी नहीं बनेगी। अच्छा, कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो सुन लीजिए कौन कौन सी विशेषताएं कवि ने बताई है। नंबर 1, भोलापन, बहुत भोली लड़की थी। नंबर 2, शरारती स्वभाव, शरारती किस्म की थी। नंबर 3, मुखर स्वभाव, मन की बात को बिना छिपाए सीधे मुंह पर कह देना, सीधे मुंह पर कहना। अगला पॉइंट, आत्मीयता, परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना। विद्रोही, कष्ट देने वाले के प्रति खुला विद्रोह, ये भी पढ़ने में मिला, समझ में आया। तो ये कुछ विशेषताएं चंपा के स्वभाव की थी। तो संभवतः ये पाठ आपके समझ में आया होगा, इसलिए इस चैप्टर को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको बड़े अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ना है, समझना है, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है उसको पूछना है। इसलिए अब इस पाठ को चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती, त्रिलोचन जी द्वारा लिखा हुआ इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला वीडियो, अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम डालेंगे, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। अतः हम यहीं इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।